हे हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल टुडे। तो हाँ, हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। ब्लूम टैक्सोनॉमी एक टॉपिक है जो टीचिंग एड्स के बाद मुझे लेना था। तो कल हमने टीचिंग एड्स किया था। टीचिंग एड्स में मॉडर्न मेथड्स क्या होते हैं, ओल्ड मेथड्स क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, मॉडर्न मेथड में क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ये सारी चीज़ें हमने की। उसके साथ मैंने आपको क्लियरली बोला कि कैसे याद रखनी है, वो भी मैंने बताया। ठीक है, तो आज हम करने वाले ब्लूम टैक्सोनॉमी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और जो जो इंपॉर्टेंट है मैं फटाफट अंडरलाइन कर रही हूँ। सबसे पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या। ब्लूम टैक्सोनॉमी बेसिकली एक टाइप ऑफ थ्योरी है जो बेंजामिन ब्लूम सर ने दिया है उनके कलीग्स के साथ। तो इसके साथ आपको रिसर्च भी आपको एक छोटा सा बता देती हूँ। ETAL यहाँ पर ये जो यूज़ किया गया है, 1 सेकेंड। हाँ, ये जो ETAL यूज़ किया गया है इसका मतलब है यहाँ पर ब्लूम सर के अलावा और लोग भी हैं। ठीक है, तो बेंजामिन ब्लूम सर ने ये थ्योरी दी है, ये टैक्सोनॉमी दी है। किस वर्ष में दी थी? 1956 में इन्होंने ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का काम किया था। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा था कि भाई कोई भी पर्सन होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी लर्नर होता है, वो 3 तरीके से सीखता है। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, ये 3 टाइप के डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स क्या है? डोमेन्स हम बोल सकते हैं वे या तरीका, किस तरीके से बच्चा सीखता है। तो यहाँ पर बच्चा जो भी सीखता है वो 3 अलग अलग प्रकार से सीखता है, 3 अलग अलग रास्तों से सीखता है, 3 अलग अलग तरीकों से सीखता है। ठीक है, तो फर्स्ट है कॉग्निटिव, सेकंड है इफेक्टिव, थर्ड है साइकोमोटर। तो जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ पर कॉग्निटिव मतलब मेंटल स्किल, ये नॉलेज से रिलेटेड है। साइकोमोटर मतलब बॉडी से रिलेटेड है और इफेक्टिव मतलब इमोशंस, फीलिंग से रिलेटेड है। तो एग्जैक्टली ये है क्या, वो अब मैं बताती हूँ। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के लिए शॉर्ट में आपको क्या याद रखना है, बेंजामिन ब्लूम सर ने दिया था उनके कलीग्स के साथ इन द ईयर 1956। इसे हम ब्लूम टैक्सोनॉमी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें मेन ऑथर जो थे वो बेंजामिन ब्लूम सर थे और उन्होंने ये बताया था कि भाई कोई भी लर्नर है, किसी भी प्रकार का जो भी लर्नर है, वो कोई भी चीज़ जो सीखता है वो इन 3 तरीकों से ही सीखता है। दैट इज कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, इफेक्टिव डोमेन। आई होप दैट इज क्लियर। अब सबसे पहले व्हाट इज कॉग्निटिव डोमेन। जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है, कॉग्निटिव डोमेन इज रिलेटेड टू माइंड। ये आपके माइंड से रिलेटेड होता है। यहाँ पर आपका माइंड किस तरह काम कर रहा है, तो आपका लॉजिकल ब्रेन काम कर रहा है या नहीं, आप मेंटली कितने एक्टिव हैं, आपको क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो कॉग्निटिव, जब भी आप ये वर्ड कॉग्निटिव सुनेंगे प्लीज़ याद रखना, कॉग्निटिव इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू माइंड। कॉग्निटिव किस चीज़ से रिलेटेड है? दिमाग से रिलेटेड है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब कॉग्निटिव डोमेन के बाद आता है साइकोमोटर डोमेन। नाउ व्हाट इज साइकोमोटर डोमेन? साइकोमोटर डोमेन इज रिलेटेड टू बॉडी। ये आपके बॉडी से रिलेटेड होता है। जैसे अगर सपोज आपको साइकिल चलानी है, ठीक है, या डांस करना है, सिंगिंग करना है, या कोई टाइप का स्पोर्ट्स खेलना है, तो आपका बॉडी आपके माइंड का साथ देना चाहिए। अगर सपोज़ कोई व्यक्ति जो अपाहिज है, ठीक है, जो चल फिर नहीं सकता, वो ऑफकोर्स साइकिल भी नहीं चला पाएगा। बट एक स्वस्थ व्यक्ति जिसको कोई भी तकलीफ़ ना हो, जो अपाहिज ना हो, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी ही इज़ नॉट स्पेशली एबल, ठीक है, ऐसा पर्सन अगर होगा तो वो साइकिल चला पाएगा ईजिली। बट जो ऐसे लोग होते हैं उनको बहुत मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी साथ नहीं दे रही, उनकी बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही उनके ब्रेन के साथ, या उनकी बॉडी में कोई प्रकार का डिफेक्ट है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। तो अब कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है, बच्चा लॉजिक समझता है कि भाई तर्क लगाता है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये वैसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं हो सकता, ये वैसे क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पर माइंड में आप क्या कर रहे हो, आप लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहे हो, आप रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसे हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। तो बच्चा कई बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, लॉजिक का इस्तेमाल करके काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है। द नेक्स्ट इज साइकोमोटर डोमेन। इसमें आपका शरीर आपका दिमाग के साथ देना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए। जैसे मैं जो भी हैंड मूवमेंट्स कर रही हूँ, मेरे दिमाग में ये मैसेज जा रहा है कि भाई मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी, ये मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, ये मैं इस तरह से हाथ वेव करूँगी। तो ये क्या है? दिस इज साइकोमोटर डोमेन। ये मेरी बॉडी मेरे दिमाग का साथ दे रही है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे ऐसे स्किल्स होते हैं जिसको सीखने के लिए आपको अपनी बॉडी का पूरा 100% कोऑर्डिनेशन चाहिए अपने ब्रेन के साथ। सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ड्राइविंग हो गया,
साइकिलिंग हो गया, ये सारे ऐसे काम हैं, ये सारे ऐसे स्किल्स हैं जो साइकोमोटर डोमेन से ही आप सीख सकते हो। तो स्किल डेवलपमेंट साइकोमोटर डोमेन से ही हो सकता है, ठीक है। वेयर एज सॉरी लॉजिक की बात करें तो लॉजिक कॉग्निटिव डोमेन से हो सकता है। अब लास्ट आता है हमारा इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन आपके फीलिंग से रिलेटेड होता है, आपके एटीट्यूड से रिलेटेड होता है। तो जैसे अगर सपोज आपने पूरी साल पढ़ाई की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, आपने रिवीजन किया, बुक्स बनाए, नोट्स बनाए, और आप एग्जैक्टली एग्ज़ाम के दिन तैयार हैं, मुझे एग्ज़ाम देना है। बट एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले आपको एक बुरी खबर मिलती है। आपको पता चलता है कि भाई आपके फैमिली में से कोई क्लोज पर्सन की, भगवान नहीं करना, भगवान ना करे, बट फिर भी किसी की डेथ हो गई है, या आपको एक बहुत सैड न्यूज़ मिली है, या कुछ ऐसा हो गया है जो आप नहीं सोच सकते, ठीक है। अब भले ही आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो, आपने सब याद किया हुआ है, सब आपकी मेमोरी में है, बट आप लिख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपकी फीलिंग बीच में आ रही है। भले ही आपने वो चीज़ पढ़ रखी है, भले ही आपको वो चीज़ याद है, बट अब आप एग्ज़ाम में वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे पाओगे जो आप पहले दे पाते थे, क्योंकि अब आपको उस पर्सन की चिंता है जिसके बारे में आपने वो न्यूज़ सुनी है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, इफेक्टिव डोमेन। अब सबसे पहले हम जाते हैं कॉग्निटिव डोमेन पे। कॉग्निटिव डोमेन बेसिकली इन्वॉल्व करता है हमारे मेंटल स्किल्स को, हेल्प करता है टू लर्न थिंग्स, ठीक है, टू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले नॉलेज, ये एक लेयर में जाता है, याद रखना, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। तो ये इस तरह से स्टेप्स में जाएगा। पहले में नॉलेज ही होगा, सेकंड में कॉम्प्रिहेंशन ही होगा, और थर्ड में एप्लीकेशन होगा। हम इसे शफल नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैं नॉलेज को थर्ड स्टेप पे ले जाऊँ, कॉम्प्रिहेंशन को सेकंड स्टेप पे ले आऊँ, इट्स नॉट पॉसिबल। जो है आपको उसी फ्लो को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला है नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान। किसी भी पर्सन को अगर आप कुछ भी समझाते हो तो उससे पहले आपको ज्ञान देना ज़रूरी है। ज्ञान के लिए आप क्या करते हो, बच्चे को चीज़ें याद करवाते हो। जैसे आपने बचपन में A to Z याद किया होगा, छोटा ABCD, बड़ा ABCD याद किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि A के बाद B आता है, B के बाद C आता है। बच्चा उन चीज़ों को रट रहा है, याद कर रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है ये क्यों कर रहा है, बट वो रट रहा है, वो याद कर रहा है। जैसे बच्चा उसे रट लेगा, हम उससे उसे शब्द बनाना सिखाएंगे, कैट, बैट, मैट, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, ये सबसे बेसिक चीज़ है। अगर बच्चे को ABCD ही नहीं आएगा तो उसे मैं कोई भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं सिखा पाऊंगी। तो सबसे पहला मेरा इंपॉर्टेंट स्टेप है नॉलेज, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बाकायदा रिकॉल करके, रिसाइट करके, याद करके, मेमोराइज करके। द सेकेंड वन इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स टू अंडरस्टैंड। अब एक बार आपने वो चीज़ याद कर ली, अब आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे कि CAT कैट क्यों होता है, क्योंकि जो वर्ड C है हम उसको C प्रोनाउंस करते हैं, A प्रोनाउंस करते हैं और T प्रोनाउंस करते हैं। तो तीनों को मिला के क्या बनता है, कैट। तो ये क्या हो गया, ये एक एग्जाम्पल हो गया कि हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार हम उसे याद कर लेते हैं बेसिक, और फिर हम उसे समझते हैं। समझने के बाद हम उसे अप्लाई करके देखते हैं अलग अलग जगहों पे। अगर CAT कैट है तो BAT बैट होगा, MAT मैट होगा, SAT सैट होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चा, एक नॉलेज जो उसको प्राप्त हुई है उससे अलग अलग जगह पे अप्लाई करके देख रहा है कि ये जो नॉलेज मैंने प्राप्त की है, ये जो चीज़ मैंने याद की है, क्या ये सही है, क्या वाकई में ऐसे ही होता है। वो हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। एक बार एप्लीकेशन हो जाए, फिर आप एक बार हिंदी में पढ़ लीजिएगा, फिर आएगा एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके हर एक टुकड़े को डिटेल में स्टडी करना, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं एनालिसिस। तो जब भी एक बच्चा कोई भी नॉलेज प्राप्त करता है, उसमें से उसकी अंडरस्टैंडिंग बैठाता है और उसको बहुत ही डीप में समझने की कोशिश करता है, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, एनालाइज। उसको उसी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके हर एक हिस्से को समझने की कोशिश करेगा। एनालिसिस का कंप्लीट ऑपोजिट होता है सिंथेसिस। एनालिसिस में हम चीज़ों के हिस्से बना रहे हैं, और सिंथेसिस में उन हिस्सों को जोड़ के एक कंप्लीट पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर द एबिलिटी टू इंटीग्रेट मीन्स मिक्स डिफरेंट एलिमेंट्स और concepts in order to form a sound pattern or a structure। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं और एक जगह लेकर आ रहे हैं, सो दैट हमें एक स्ट्रक्चर मिल पाए, ठीक है।
नेक्स्ट लास्ट, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है, इसे हम कहते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब सबसे टॉप पे होता है, जहाँ पे आप जजमेंट ले सकते हो, जहाँ पे आप ये पता कर सकते हो कि सामने वाले ने सही किया या गलत, सामने वाला सही है या गलत। तो ये सब पता करने के लिए आपको ये सारे स्टेप्स आने चाहिए, तो ही आप इवैल्यूएशन तक पहुँच सकते हो। तो इसका याद रखना, एक शॉर्ट फॉर्म बनाया था काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने, सो इट इज़ KACAASE, कैसे, ठीक है। तो के फॉर नॉलेज हो गया, ए फॉर सॉरी ए नहीं आएगा, KCAASE, के फॉर नॉलेज, C फॉर कॉम्प्रिहेंशन, A फॉर एप्लीकेशन, A फॉर एनालिसिस, S फॉर सिंथेसिस और E फॉर इवैल्यूएशन। तो अगर आपको ये याद करना है तो कैसे आप याद कर सकते हैं, दैट इज़ KCAASE, ओके। तो प्लीज़ आप ये याद रखिएगा, फाइन। तो ये हो गया कॉग्निटिव डोमेन के बारे में। कॉग्निटिव डोमेन के लेयर्स थे, तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। अब कॉग्निटिव डोमेन के बाद आता है अफेक्टिव डोमेन, बट अफेक्टिव डोमेन से पहले मैं आपको करवाना चाहूँगी साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन आपकी बॉडी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बॉडी क्या कर रही है, आपकी बॉडी मोटर स्किल्स का इस्तेमाल कर रही है, सो दैट आपका ये मोटर स्किल्स या ये बॉडी का मूवमेंट आपके माइंड के मूवमेंट के साथ इंटीग्रेट कर पाए और आप कोई नई कला, नई चीज़ सीख पाओ। जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ड्राइविंग हो गया, इन सब के लिए आपका माइंड और बॉडी का तालमेल बैठाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, जैसे वहाँ पर दिए थे ये वैसे ही है, ठीक है। ना इसका बहुत ही ईजी है, इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब है नक्ल उड़ाना, कॉपी करना किसी की। अब इसके लिए मैं एक छोटी सी सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, तो आप वही करने की कोशिश करते होंगे जो आपने अपने बड़ों को देखा होगा, भाई बहनों को देखा होगा, कजिन्स को देखा होगा कि लोग साइकिल ऐसे चलाते हैं, यहाँ बैठते हैं, तो मुझे भी वहीं बैठ के साइकिल चलानी है। तो ये क्या है, ये सबसे पहला मेथड है, हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, सामने वाला जैसा कर रहा है हम उसी को मिमिक करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैनिपुलेशन। जब एक बार मुझे समझ में आ गया कि साइकिल कैसे चलाते हैं, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सबकी बात सुनूंगी ध्यान से, मैं इंस्ट्रक्शंस एक्सेप्ट करूँगी कि ठीक है इसे इस तरह चलाते हैं, ये ब्रेक आएगा, ये पेडल आएंगे और हम इस तरह से साइकिल चलाएंगे। तो मुझे जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे मैं बहुत ध्यान से सुनूंगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद मैं उसको फॉलो करना स्टार्ट करूँगी और एक टाइम के बाद एक्यूरेसी आ जाएगी, मतलब मुझे कंप्लीटली साइकिल चलानी आ जाएगी। भले ही कितनी भी भीड़ हो, कितना भी ट्रैफिक हो, कितना भी धक्का मुक्की हो रहा हो, मैं साइकिल आराम से चला पाऊँगी इन द सेफ वे। क्यों? क्योंकि अब मुझे वो एक्सपीरियंस आ चुका है, अब मैं साइकिल उतना चला चुकी हूँ। मैंने पहले किसी की नक्ल की थी, किसी को कॉपी करने की कोशिश किया था, और फिर जो इंस्ट्रक्शन मुझे दिए गए थे उसके बेसिस पे मैंने प्रैक्टिस किया। तो ये क्या हो गया, ये आ गया आपका प्रिसिजन, एक्यूरेसी। एक बार आप एक्यूरेसी अचीव कर लेते हो, फिर आप उससे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हो। जैसे अगर सपोज़ मैंने कोई डायग्राम बनाया, बहुत अच्छा बना, तो मैं उससे और बेटर बनाने की कोशिश करूँगी। एंड हियर हम क्या करते हैं, 2 या 3 स्किल्स को कंबाइन करके और कुछ नया तरीका, नई चीज़, कम समय में, कम पैसे में वो चीज़ कैसे भी हो जाए, हम ट्राई करते हैं, ठीक है। और लास्ट इज नेचुरलाइजेशन, जब आप खुद का एक नया वर्जन लाते हो, लाइक हिप हॉप म्यूज़िक। कोई तो पर्सन होगा जिसने हिप हॉप म्यूज़िक पहली बार आविष्कार किया होगा या पहली बार उसको बनाया होगा। द सेम गोज़ फॉर रॉक एंड रोल म्यूज़िक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक म्यूज़िक कहीं ना कहीं ओरिजिन एक पर्सन से आया है, एक बंदे से आया है। तो वो बंदा क्या है, वो बंदा नेचुरलाइजेशन पे है। इसका मतलब उसने पूरा म्यूज़िक सीख लिया, उसको पता है म्यूज़िक कैसे काम करता है, वो म्यूज़िक में एकदम एक्यूरेट है, और अब वो खुद की धुन बना रहा है। सो दैट इज़ नेचुरलाइजेशन। 2 और मोर स्किल्स कंबाइंड सीक्वेंस जो परफॉर्म कंसिस्टेंटली विथ ईज एंड ब्रिंगिंग योर ओन वर्जन। आप इसमें अपना भी वर्जन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे हमारा इफेक्टिव डोमेन, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। आप इसको प्लीज़ पूरा गो थ्रू कीजिए, बिल्कुल कुछ भी मत मिस कीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड, और इसके आगे भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आई विल श्योरली ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स, ओके। बाय एवरीवन।